नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करना चाहता हूँ। हमारी जो पुरानी सीरिया पर वीडियो थी वो काफ़ी चली। उसके बाद हम एक और वीडियो लाए। ये वीडियो में क्या है, सारे करंट अफेयर्स हमने कवर करें क्योंकि उसमें हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कवर करे थे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आपको सीरिया के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हैं उस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कई बार उस वीडियो के रेफरेंस लूंगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके एंड में हम वो वीडियो का लिंक डाल देंगे और साथ ही साथ वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 3 सवाल है हमारे पास। ठीक है, अभी जो दुनिया में डिबेट चल रही है, एक बड़ी जियोपॉलिटिकल विन हुई है तुर्की की। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि सीरिया की वॉर से जो सबसे बड़ा विनर उभर के आया है जियोपॉलिटिकल, क्या वो उर्दगान है? ये कौन है? ये टर्की के राष्ट्रपति हैं। सही है, और जो सबसे बड़ा लूजर आया है समझ में, सही है, वो है रशिया। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों। सही है, तीसरा इजराइल का भी फैक्टर यहां देखेंगे कि इजराइल क्या कर रहा है सीरिया में, और साथ ही साथ भारत का स्टैंड देखते हुए वहां के कॉमन पीपल क्या सोचते हैं जो ये नई सत्ता परिवर्तन हुआ है और ये जो नया ग्रुप सत्ता में है उसके बारे में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्की की, तुर्की की। देखिए, तुर्की जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। उसका रीजन है जो HTS यानी हयात तहरीर अल शाम, जो अलकायदा का ही एक क्या है, अलकायदा से निकला हुआ एक ग्रुप है। सही है, और इसमें फ्री सीरियन आर्मी FSA के बारे में हमने डिटेल में पुरानी वीडियो में डिस्कस करा है। फ्री सीरियन आर्मी जो है इन दोनों से मिलकर ये ग्रुप बना है जिसका नाम है HTS, हयात तहरीर अल शाम। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब ये लड़ाई कर रहे थे, तब ये देखो, एक तो ये इनका झंडा है, दूसरा ये देखो ये तुर्की का झंडा है। तो तुर्की का इनको बहुत सपोर्ट मिला। अब आप मैप देखो, ये मैप थोड़ा पुराना है, आज का नहीं। ये जितना आपको येलो डेटा दिख रहा है ना, ये सारा येलो डेटा जो है वो आपका सीरियन गवर्नमेंट थी। और सीरियन वो गवर्नमेंट किसकी थी? बशर अल सद। सही, अब वो तो देश से बाहर हो गया। तो ये जो आपको छोटा सा ऑरेंज दिख रहा है ना यहाँ, ये रेबल फोर्सेस, इन्होंने पूरा सीरिया हथिया लिया है। बीच में कुछ आपको गोले दिख रहे होंगे, ये गोले आज भी ISIS के पास है। ISIS क्या, एक अलग फैक्शन जो कि इन ग्रुप से टूट के बना था, और उनका टारगेट क्या है? खलीफा यानी कैलिफेट को लाना। हालांकि वो अब बहुत ही छोटे फोर्सेस में रह गया है इधर, तो वो भी है। लेकिन ठीक, अब आप जरा नॉर्थ की तरफ आओ, तो नॉर्थ की तरफ आपको क्या दिखेगा? ये ग्रीन वाला पोर्शन दिखेगा, ये है कुर्दिश। और कुर्दिश लोगों से असली टर्की का पंगा है। उसका रीजन है, देखिए समझिए, ये कुछ इलाके हैं जो टर्की के पास डायरेक्टली टर्की कंट्रोल करता है। ये है बफर जोन। बफर जोन क्या है, देखिए समझिए, बफर जोन ये है कि कुर्दिश लोग जो है ना, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने कुर्दिस्तान की। ये कुछ कैसा कॉन्सेप्ट है? ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे बलूचिस्तान नहीं है पाकिस्तान में, तो बलूचिस्तान में कौन सी ट्राइब है? बलोच ट्राइब। यही बलोच लोग अफगानिस्तान में भी है, यही बलोच लोग पाकिस्तान में भी है, और यही बलोच लोग ईरान में भी है। अब वो क्या चाहते हैं? उन्हें इन तीन देशों से कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं कि ग्रेटर बलूचिस्तान बन जाए, जिसमें जहां जहां बलोच लोग रहते हैं वो हिस्सा सब इनके पास आ जाए। सेम कुर्दिश लोगों का ही मानना है। कुर्दिश लोग थोड़े बहुत टर्की में है, थोड़े बहुत वो कहा है इराक में, तो वो चाहते हैं ग्रेटर कुर्दिस्तान बन जाए। सही, ये हो गया। अब अभी तक हमें 2 लोग का पता लगा, एक तो HTS का, दूसरा हमें पता लगा कुर्दिस्तान का, तीसरा इसमें जो फैक्टर है वो टर्की है। अब ये जो रेबल है ना, रेबल जिनके पास अब ये पूरी सत्ता आ गई है, ये पूरा अब रेबल का ही हिस्सा हो गया सब। ठीक है, ये डायरेक्टली सपोर्टेड बाय है टर्की। अब अगर टर्की ने जिस पे दाव लगाया, जो टर्की का प्रॉक्सी था, इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं टर्की का प्रॉक्सी, क्योंकि टर्की खुद नहीं लड़ा, सपोर्ट कर रहा है, तो वो जीत गया, तो टर्की को तो फायदा हो गई। इसीलिए कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल विन किसकी हुई है? टर्की के राष्ट्रपति। सही है, क्योंकि टर्की के राष्ट्रपति 20 साल से भी ज्यादा है इनको सत्ता में, और इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया HTS को। सही, पर ये बात जितनी सीधी लगती है ना उतनी है नहीं। ये कुछ वैसा ही है जैसे तालिबान आया ना सत्ता में, तो सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और पाकिस्तान के कुछ लोग, सही है, जो पाकिस्तान को फेवर करते हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, वो सब खुश हो गए। क्यों?
क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि भैया अब तो पाकिस्तान की चांदी है, क्योंकि अब तो जो पाकिस्तान चाहेगा वो होगा। लेकिन देखो स्थिति कैसे पलटती। सेम स्थिति यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि इनका और एचटीएस का रिलेशन ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसका रीजन, एचटीएस बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता कुर्दों से, ठीक है। वो चाहता है कि जितना एरिया उनके पास है उसका डेवलपमेंट हो, जबकि टर्की क्या चाहता है कि एचटीएस का अगला टारगेट कुर्द। ये पहला इशू है। दूसरा इशू क्या है कि शरणार्थी यानी माइग्रेंट्स का इशू है। अब ये सीरिया में इतना क्राइसिस हुआ, सही है। अब कल हमने देखा था कि सीरिया में दो मेजर ग्रुप हैं, एक तो सुन्नी है और एक अलावाइट्स हैं यानी शिया लोग। अब वो सारे शिया लोग जो पॉपुलेशन का 10 से 15% है, वो सारे माइग्रेट करेंगे। अब वो सारे कहाँ माइग्रेट करेंगे भाई, या तो वो माइग्रेट करेंगे तुर्की में, या वो करेंगे जॉर्डन में, या वो इराक में करेंगे। सबसे डेवलप्ड कंट्री ही तुर्की है, वहां जाने में फायदा है, क्योंकि अगर मैं तुर्की चला गया तो फिर मैं यूरोप भी जा सकता हूँ। तुर्की को क्या कहते हैं, तुर्की में एक जगह है इस्तांबुल, उसे कहते हैं गेटवे ऑफ यूरोप। तो सारे लोग वहां माइग्रेट करेंगे, तो रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा तुर्की में। अच्छा, तुर्की में पहले से ही बहुत सारे माइग्रेंट है, मतलब जब सीरिया में अल बसद और इनकी लड़ाइयां होती थी तो कई लोग वहां से माइग्रेट कर गए। लगभग लगभग ये आंकड़ा 30 लाख तक है। तो 30 लाख लोग अभी पहले ही तुर्की में। अब तुर्की की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे वीक होते जा रही है। तुर्की बहुत सारे इकोनॉमिक प्रेशर झेल रहा, करेंसी डिवैल्यूएशन सुना होगा आपने, वहां इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। तो तुर्की के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि जो इनके लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं सीरिया में, जैसे ही सीरिया में एचटीएस आए ये लोग वापिस जाना शुरू करें। पर वापिस जाना तो अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि शांति तो अभी बहुत दूर की बात है ना। शांति वहां हो ना हो कौन जानता है, क्योंकि जब भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप सत्ता में आते हैं तो तुरंत तो शांति होती नहीं। जैसे अफगानिस्तान में भी अब कहाँ शांति, पर खुद सोचो अफगानिस्तान में तो एक ही बड़ा ग्रुप था तालिबान, यहाँ तो अभी कुर्द भी है, आईएसआईएस भी है, प्लस और भी कई फोर्सेस हैं। और कुर्दिश कोई आसान फोर्सेस नहीं है, क्योंकि कुर्दिश को पूरा सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये काफी चीजें अभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई। ठीक, ये हो गया। तो अभी हम क्या समझे कि हालांकि इस जीत से तुर्की का कद बड़ा है जियोपॉलिटिकल फील्ड में, तुर्की एक बड़ा प्लेयर बन के मतलब उभर के निकला है, लेकिन अभी भी क्या है, ये जीत पूरी नहीं बन जा सकती। ठीक, तो ये अब देखिए तुर्की, ये आपको दो फोटो दिखेंगी जो आपको समझना बहुत आवश्यक है। तुर्की ने अभी हाल ही के सालों में रशिया को 3-0 से हराया, 3 युद्ध और तीनों में तुर्की जीती है। अब आप कहेंगे डायरेक्ट तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं था तुर्की और रशिया के बीच में। नहीं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं थ्रो प्रॉक्सी जो वॉर लड़ी जाती है, जो सीधे नहीं लड़ी जाती, प्रॉक्सी के थ्रू लड़ी जाती। अब देखो पहली वॉर जो ये हारे, वो हारे लीबिया में। ये कौन है, लीबिया के राष्ट्रपति। लीबिया में जिसको तुर्की सपोर्ट कर रहा था वो जीत गया, और जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा था वो हार गया। तो 1-0 लॉस। दूसरी लॉस हुई बहुत ही बड़ी, जो लॉस हुई वो हुई अरबाईजान और आर्मेनिया के बीच। आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा था रशिया और अरबाईजान को सपोर्ट कर रहा था तुर्की। और अरबाईजान को तो उन्होंने इस लेवल तक सपोर्ट करा कि यहाँ के ड्रोन, आर्मी की ट्रेनिंग, हथियार सारे तुर्की से गए, सही, क्योंकि आर्मेनिया का सीधा दुश्मन है तुर्की। तो उन्होंने अरबाईजान को खूब सपोर्ट करा। इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी है, आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त, सही है, क्योंकि आपके पड़ोसी से होगा आपका पंगा, जो उसका पड़ोसी है उसको आप दोस्त बना लो। तो यही यहाँ तुर्की ने टेक्निक अपनाई। अरबाईजान और आर्मेनिया के बीच में इशू था नागोर्नो कराबाख का, ये युद्ध अभी हुआ था, तो ये कुछ साल पहले। और इसमें अरबाईजान ने तुर्की के बख्तियार ड्रोन को यूज करके आर्मेनिया के छक्के छोड़ा दिया। आप समझिए इतने लोग मरे आर्मेनिया के जिसका कोई हिसाब नहीं। बाकायदा एक गाना बन गया था बख्तियार में। और ये जो बख्तियार ड्रोन है ये भी पाकिस्तान ने खरीदी, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई बख्तियार ड्रोन की कि बहुत सारे देशों ने खरीदी। ये कुछ वैसा है, कैसा, जैसे राफेल पहले कोई नहीं खरीद रहा था, पर जैसे ही इंडिया ने खरीदा उसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा बढ़ गई। वही बिल्कुल सेम स्थिति। तो स्कोर ध्यान रखिएगा 2-0 का। अब 3-0 का स्कोर कहां हुआ, जब बशर अल असद, ये जो रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट एलाई था, मोस्ट प्रोमिनेंट एलाई था सीरिया में, सही है, पूरे मिडिल ईस्ट में, इसको भी तुर्की के प्रॉक्सियों ने हरा दी। तो यहाँ स्कोर हुआ 3-0 का। तो बड़े बड़े देश रशिया को हराने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा वेस्ट हराने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में, पर वो सफल नहीं हो पा रही। पर टर्की ने 3 जगह मात दी, और इसीलिए उर्दगान का जो कद है वो काफी बढ़ गया।
अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सही है। उर्दगान तो ये बात कई बार कह चुके हैं कि दुनिया में दो पुराने लीडर अभी भी बचे, एक मैं और एक रशिया का राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि ये दो लोग 20 साल 20+ ईयर से रूल कर रहे हैं। सही है। आप याद करिए, भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय भी पुतिन राष्ट्रपति थे और आज भी पुतिन राष्ट्रपति। सही है। और आगे भी ऐसा लग रहा है कि कई सालों तक अभी पुतिन राष्ट्रपति रहेंगे वहां के, कोई चैलेंज ही नहीं है उनको। ठीक, ये हो गया। अब रशिया का लॉस क्या हुआ है, बहुत भारी लॉस हुआ है। एक तो रशिया के हाथ से गया पूरा टर्की, अच्छा पूरा सीरिया। दूसरा क्या था, सीरिया को 10 साल लगभग 10 साल तक जो बशर अल असद की सरकार थी उसको रशिया ने सपोर्ट दिया। पहले इनको ईरान सपोर्ट दे रहा था थ्रू हिजबुल्ला, थ्रू अपने प्रॉक्सी। फिर इन्होंने क्या करा, फिर रशिया इनके सपोर्ट में आया। सही है। रशिया ने यहाँ टाइम इन्वेस्ट करा, मनी इन्वेस्ट करा, रिसोर्स इन्वेस्ट करे। इवन दो सीरिया में तो रशिया के बेस भी हैं जो आपको कोने में दिख रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है, टार्टस इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो वो आपको ध्यान रखना है, सीरिया में। तो ये रशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बेस था बाहर, नेवल बेस। ये अब रशिया को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। एक और बेस था एमएमएम बेस, एयर बेस। यहाँ तो रशिया के एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, एयर बॉम्बर, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स S-300 जैसे डिफेंस सिस्टम, ये सब लगे हुए थे। ये काफी न्यूज में रहता था क्योंकि इसराइल कई बार, मतलब इसराइल ने 2-3 बार यहाँ अटैक किया। ठीक, तो ये हो गया, ये पूरा इशू है। अब देखिए, अब हुआ क्या, जब रशिया से जर्नलिस्टों ने पूछा कि अभी तो आपका वहाँ इतना सामान है, ठीक है, आपका पूरा एयरबेस है, पूरा इतने सारे आपके जहाज है टाटास एयरबेस में, अब क्या करोगे वहाँ? तो रशिया ने कहा कि हम ना बातचीत कर रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट सर वहाँ लोग आए उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, फिर देखिए आगे क्या होता है। पर ये तो वो डिप्लोमेटिकली कह रहे हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है वो पता लगता है स्लाइड्स, सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेज 5 दिसंबर को देखिए क्या क्या दिखा रही थी। थोड़ा सा ये डेटा देखिए आप, ये आपको जहाज दिख रहा है वाटर, ये देखिए सब जहाज दिख रहे होंगे आपको, ठीक, इतने सारे जहाज दिख रहे हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, देखो ये सब। सही है। अब आप जरा ध्यान से देखना आगे क्या होता है। 10 दिसंबर की इमेज देखो, एक भी जहाज नहीं देखा, नॉट अ सिंगल जहाज, वो है नहीं, ना फ्रिगेट है ना ये है। तो ये क्या कर रहा है रशिया, धीरे धीरे वहां से 10 दिसंबर को ही रशिया ने पूरा नेवल बेस खाली कर दिया। देखो आप, ये हालत है। अभी 10 दिसंबर मतलब 2 दिन पहले की बात। अभी आज की ये खबर है कि रशिया अपने S-300 और अपने जहाज, सही है, वो बड़े से एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, सही है, एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर वाटर में लगते हैं, दूसरे क्या होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं जो प्लेन, मतलब ठीक है, जो प्लेन होते हैं, इनमें क्या होता है सारे डिफेंस इक्विपमेंट जाते हैं। तो IL एक जहाज है, IL-72 रशिया का, उसमें भर भर के जा रहे हैं, और जो भी बच जाएंगे और बड़े इक्विपमेंट वो फिर वाटर बेस के थ्रू, यानी टाटस नेवल बेस के थ्रू रशिया जा रहे हैं। तो रशिया ये बेसेस को खाली कर रहा है। अब सोचो कि मेडिटेरेनियन सी में ये रशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस था, तो एक और बेस रशिया को छोड़ना पड़ा। ठीक, ये हो गया। नीचे हमने और सैटेलाइट इमेजें देखी हैं, तो आपको एक छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, देखो ये सब उनके जहाज है और ये नेवल बेस है, देख रहे हो? तो नेवल बेस से ये सब दूर जाते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये उनका एयर बेस है साइड में, केवल 2 जहाज बचे हैं, देखो ये। और अभी भी थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स इनके बचे हुए हैं यहाँ पे, ये सब इक्विपमेंट्स हैं इनके, S-300 ये सब है, ठीक है। तो ये सब अभी ये लोग लेके जा रहे हैं वापस। तो सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ है? रशिया का हुआ, और वो सैटेलाइट इमेज से दिखता भी। अब बात करते हैं तीसरे प्रोमिनेंट प्लेयर की, वो कौन है? इजराइल। इजराइल पिछले कई दिनों से जमकर सीरिया में बमबारी कर रहा है, सही है। इसने क्या करा है, इसने सीरिया के नेवल बेस उड़ा दिए। ये यहाँ सीरिया के फ्रिगेट्स खड़े थे, सबमरीन खड़ी थी, ये हाल है देखो उनका, सही है। इसने क्या करा, जैसे ही HTS सत्ता पे आया, तो अब असद के पास क्या थे भाई, उसके अपने भी फाइटर प्लेन्स थे, उसकी अपनी भी नेवी थी। तो इजराइल ने पहला काम क्या किया, इनकी पूरे जितने भी एसेट हैं वो सब उड़ा डाले। 480 जगह इन्होंने बम गिराए थे। ये भी कल की न्यूज है, आज भी इस समय जब हम वीडियो में बना रहा हूं तब भी ये एक्टिव है, सही है। और अब भी बम गिर रहे हैं सीरिया में। तो इजराइल 2 काम कर रहा है,
एक तो वो काम कर रहा है, सही है, और एक उसका एक्चुअल गोल है और एक वो दुनिया से कह रहा है। तो पहले दुनिया वाला गोल समझ लीजिए, तो दुनिया के सामने वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, देखो बशर अल असद केमिकल वेपन्स का यूज करता था, उसने 2 बार करा था, कल हमने पिछली वीडियो में ध्यान से देखा था। तो बोला कि उसने सीरिया में बहुत ज्यादा केमिकल वेपन्स का जखीरा बनाया। अब वो जखीरा कहाँ है किसी को पता ही नहीं, तो इजराइल क्या कर रहा है, उस जखीरे को मिटाना चाहता है। इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो एक्सट्रीमिस्ट आए, अब ये है तो सुन्नी, है तो ये सुन्नी, ये अटैक किस पे करेंगे सारे, ये सारा जो केमिकल वेपन्स है कहीं ये हिजबुल्ला या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथ में ना आ जाए, क्योंकि उनके हाथ में आया तो सबसे पहला खतरा किसको होगा, इजराइल को होगा। तो दुनिया से तो वो ये कह रहा है, और ये बात भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, पर इशू ये है कि पता ही नहीं है वो कहाँ है। तो इसीलिए इजराइल क्या कर रहा है, इस बात का फायदा उठाते हुए सीरिया की जितनी भी डिफेंस कैपेबिलिटी है वो सब ध्वस्त कर देगा। अब ये करने का मोटिव क्या है, इसका एक और मोटिव, गोलन हाइट्स याद करिए, गोलन हाइट्स सीरिया का हिस्सा है, भारत का भी ये स्टैंड है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ये स्टैंड है। गोलन हाइट्स तो कैप्चर कर ही रखा है इजराइल ने। अब वो क्या कर रहा है, गोलन हाइट्स जो उसने कैप्चर करा है वहां एक बफर जोन है। बफर जोन क्या होता है, जो 2 स्टेट्स के बीच में होता है, सही है, 2 कंट्री के बीच में होता है। अब गोलन हाइट्स इन्होंने कैप्चर कर लिया, वहां से बफर जोन बना दिया, वहां यूएन की सेना है। अब उन्होंने, ये खबर आ रही है कि उन्होंने बफर जोन भी कैप्चर कर लिया, सही है। अब वो ये चाहते हैं, गोलन हाइट्स का भी एक बड़ा इतिहास है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। गोलन हाइट्स का भी अभी जो इतिहास है वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सही। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि गोलन हाइट्स भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, उसके आगे का बफर जोन भी कैप्चर कर लिया। कई रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही हैं कि इजराइल के ट्रूप्स जो हैं वो दमास्कस से, जो वहां की कैपिटल है सीरिया की, उससे 25 किलोमीटर की दूरी तक सारा एरिया घेर चुके हैं। अब ये खबर आ रही है, अब वो तो धीरे धीरे पता लगेगा सैटेलाइट इमेज से। आगे बढ़ते हैं, ये है इजराइल का प्लान। देखो आपको यहाँ दिखेगा, बहुत ध्यान से देखना, ये है गोलन हाइट्स, ये तो इन्होंने कैप्चर कर ही रखा है। ये सब बफर जोन है जहां फेज 1 फेज 2 लिखा है। अब ये फेज 1 में इसको कैप्चर करेंगे, फेज 2 में इसको कैप्चर करेंगे, ये इजराइल का प्लान है। दूसरा क्या है, एक सेफ जोन बनाएंगे। अब देखो दमास्कस से कितना पास है, अभी इनका मूवमेंट चालू हो गया है, ये तो इनका प्लान है। यहाँ देखो, ये इस तरफ, यहाँ इनका मूवमेंट चालू हो चुका है। देखो तो ये सारा मूवमेंट क्या है, इन्होंने जो यूएन बफर जोन के एरियाज हैं वो कैप्चर करने स्टार्ट कर दिए। ये स्थिति है ग्राउंड में इजराइल की। अब थोड़ा इजराइल का इतिहास समझ लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है। इजराइल, अच्छा, इस चीज की निंदा करी है अरब के देशों ने। तो ये सऊदी की तरफ से देखो आया है कि, सऊदी की तरफ से क्या है कि हम इसकी निंदा करते हैं। ये आपका ईरान की तरफ से आया कि हम इसकी निंदा करते हैं। अब लेकिन इनकी निंदा करने से कोई फायदा नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि इजराइल को जो करना होता है वो तो वो कर ही चुका है। अब बात समझो, सऊदी अरब और अरब के कई देशों ने कहा है कि ये 1974 के अरेंजमेंट का वायलेशन है। अब ये 1974 का अरेंजमेंट क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि 1966 में वॉर हुई। तो ये 5 अरब देश जो वहां हैं, तो ये मैप पे आपने देखे होंगे, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इजिप्ट, ये 5 देशों ने क्या करा, अटैक कर दिया आपका इजराइल पर। अब गोलन हाइट्स एक ऐसा एरिया था, उसका नाम ही गोलन हाइट्स है, तो वो हाइट्स पे था। वहां से क्या करा, सीरिया ने आर्टिलरी फायर करी। हुआ क्या, इजराइल ने सबसे पहले कैप्चर कर लिया गोलन हाइट्स, क्योंकि ये भाई क्या है, लोकेशन का एडवांटेज है, ठीक है, ये जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था जो सीरिया के पास था, तो इजराइल ने सबसे पहले वही कैप्चर करा। अब जब वो कैप्चर कर लिया तो वहां लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, सारी हाइट्स इन्होंने कैप्चर कर ली। 1973 में यम किप्पुर वॉर हुई, बहुत ही पॉपुलर वॉर है। इजराइल हर साल इसका, जैसे हम लोग मनाते हैं ना विजय दिवस, वैसे ही इजराइल मनाता है हर साल इसको। इस समय क्या हुआ, इजराइल ने एक ही वॉर में, यानी कुछ ही दिनों में, अरब के 5 देशों को हरा दिया जो उसके दुश्मन थे, ठीक। उसके बाद कभी भी इन देशों ने अटैक करने की नहीं सोची, वो इजराइल ने। सीरिया ने क्या कोशिश करी इस वॉर में कि वो दोबारा रिकैप्चर कर लें गोलन हाइट्स को। इसमें क्या हुआ, वो फेल हो गए। 1974 में अब वो एग्रीमेंट आएगा, पीस एग्रीमेंट। 1974 में जो पीस एग्रीमेंट हुआ था ना, वो पीस एग्रीमेंट यही हुआ कि युद्ध विराम घोषित करा जाता है, और इजराइल और अरब नेशंस यानी सीरिया ने इस केस में ये बोला कि आपके पास जितना एरिया वो आप रखो, हम ये यहाँ एक बफर बना देते हैं,
इस बफर में यूएन के लोग रहेंगे, ना आप आगे बढ़ोगे ना हम आगे बढ़ेंगे। पर अब जो है इजराइल खुद आगे बढ़ गया, तो इसीलिए अरब देश क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है 1974 के एग्रीमेंट का वायलेशन, ठीक हो गया। पर इजराइल का अपना पक्ष है। 1981 में इजराइल ने पूरा कैप्चर कर लिया। क्या इजराइल धीरे धीरे कैप्चर करता है, जैसे वो फिलिस्तीन के इलाके कैप्चर कर रहा है वैसे ही वो भी, तो ये उनका एक पूरा टारगेट है कि ग्रेटर इजराइल उनको बनाना है। अभी बहुत छोटा है ना इजराइल, तो उनको बहुत बड़ा एरिया उधर घेरना है, ये उनका लॉन्ग टर्म टारगेट है। और ये कई बार नेतन्याहू कह चुके हैं, वहां के प्रधानमंत्री। तो अब क्या है कि वो गोलन हाइट्स वाला एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया, ये वाला वो स्थिति है 1981 में। अब भारत जैसे देश, अब इंडिया का यहाँ स्टैंड सुन लीजिए। इंडिया जो है वो ये मानता है, क्या मानता है कि जो सीरिया है ना वो असली मालिक है गोलन हाइट्स का। अच्छा ये क्या है, ये क्विड प्रो क्यू है। क्विड प्रो क्यू क्या होता है, इसको इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में कहते हैं क्विड प्रो क्यू, और हमारी आम भाषा में क्या कहते हैं, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। सीरिया के अल बसद ने ये कहा भाई वो रशिया का दोस्त था, तो इंडिया का तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। सोवियत तो हमारे जहां जहां सोवियत नेशन है वो सब हमारे दोस्त ही, जो भी रशिया के दोस्त थे पहले वो हमारे तो ऑटोमेटिकली दोस्त होते, और जो इंडिया के दोस्त होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो रशिया के दोस्त, ठीक हो गया। अब क्या है कि हमने सीरिया को बोला, ये हमारी बहुत सालों से विदेश नीति चली आ रही है, बहुत साल हो गए इसको, तो हमने सीरिया को बोला कि हम हमेशा इंटरनेशनल स्टेज में ये बोलेंगे कि गोलन हाइट्स आपका है, शर्त यह है आप ये बोलोगे कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है। तो जब 2019 में हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो सीरिया ने मुस्लिम देश होते हुए भी ये बोला कि जो हो रहा है सही हो रहा है, भारत का ये इंटरनल मैटर है, वो कुछ भी करे ये चलता। अच्छा हमने भी कई बार जो है गोलन हाइट्स के केस में सीरिया का पक्ष लिया, तो ये हिसाब है। अच्छा इंडिया का एक और जियोपॉलिटिकल नुकसान है जो छोटा सा है, क्योंकि बहुत दूर है ना भारत से, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। तो छोटा सा नुकसान क्या है, कश्मीर का वन ऑफ द आर्डेंट सपोर्टर था कौन, आपका बशर अल असद, अब वो हट गया, तो अब क्या है एक सपोर्टर हमारे कश्मीर का कम हो गया। अभी जो नए लोग सत्ता में आए ये तो पहले ही एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो वही बोलेंगे जो तुर्की बोलेगा, और तुर्की का स्टैंड आप जानते हैं, तुर्की क्या है पाकिस्तान की साइड लेता है हमेशा, तो ये एक भारत का सरदर्द आगे बनेगा, और अभी वो बहुत दूर की बात है, ठीक। अच्छा तो हमने इंडिया तक का भी स्टैंड समझ लिया। अब देखते हैं वहां के लोग कैसे, देखिए वहां के लोग, सीरिया के लोग बिल्कुल आजादी सेलिब्रेशन मना रहे हैं इंडिपेंडेंस जैसा, ये आपको कुछ ग्लिम्सेस दिख रहे होंगे। लोग बाकायदा दमास्कस में जाके, वहां एक चौक है वहां सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा ये हाथ में इन्होंने बंदूक पकड़ी है और ये फायर कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, इनका सेलिब्रेशन ऐसा ही है जैसे यूपी में चलती है ना कट्टे गोलियां, तो ये बंदूकें चलती हैं, जब तक बंदूक ना चले तब तक सेलिब्रेशन ही नहीं होता। यहाँ के लोग की भी ये स्थिति, इतना वो हथियारों के बीच में रहते हैं कि अब उनके लिए हथियार बहुत नॉर्मल है। तो ये हाल है कि वहां के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि बशर अल असद जो है, देखिए मेजोरिटी तो सुन्नी पॉपुलेशन है, वो बशर अल असद से बहुत ही परेशान थी, तो अब वो सारे खुश हैं। अच्छा जो एक और छोटा सा वर्ग है एलावाइट्स का, जो कि बशर अल असद की कम्युनिटी के, वो लोग जो है धीरे धीरे सीरिया छोड़ रहे हैं और वो दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं। तो सब लोग खुश नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। कुछ जो पहले सत्ता में थे अब वो हट रहे, कुछ जो सत्ता में नहीं थे वो अब आ रहे हैं। अच्छा एक इशू है, वुमेन भी काफी सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि वो ये मानती है कि माना कि एचटीएस जो है वो अलकायदा का फैक्शन है, माना कि उसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सारे सीरियंस हैं, तो उन्हें भी इंडिपेंडेंस मिलेगी, उन्हें भी आज़ादी मिलेगी, उन्हें भी अफगानिस्तान जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो वुमेन आर ऑल्सो हैप्पी। हालांकि ये सब अभी तो बातें, देखिए आगे क्या होता है, जैसे जैसे स्थिति अनफोल्ड होगी वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा, सही, जो भी अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होगा। पर देखिए एक बात समझ लीजिए, अभी भी सत्ता तुरंत पूरी तरीके से जो है वो एचटीएस ने संभाली नहीं। अभी वहां एक टेम्पररी प्रधानमंत्री घोषित हुआ, ठीक है, परमानेंट सत्ता नहीं संभाली। और वैक्यूम, जब भी सत्ता का वैक्यूम होता है तो इनस्टेबिलिटी को ये बढ़ाता है, सही है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी सत्ता संभाली जाए, और इलेक्शन से जो लीडर चुना जाता है वही लॉन्ग टर्म में जनता उसको स्वीकार करती है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप जरूर बताइए आपको इस सेशन कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।